मुझे बना के दिया था। अगर आप तो इनको आप यू शैल पे 500 रुपीज और 1000, तो ये आपको अच्छा फ्लैर बना के देगी, जिसमें आप अपनी यूनिफॉर्म वाली पिक्चर लगाएं और सर्विसेज फॉर द टैक्स, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स, आप मार्केट में फेंक दें, अपने आप रोटेट करें, लोग आपको टच करेंगे। जब लोग टच करेंगे तो यू कैन आस्क मी एंड वी आर अवेलेबल। हम यही कर सकते हैं ना। आई एम टेलिंग यू वेज टू ग्रैब द क्लाइंट सिटिंग एट होम। किसी के पास जाना नहीं कि तुझे अपना वेल दे दो, आप उसे कहें कि वो केस मुझे दे दे, नहीं, जरूरत नहीं है ना। आपके पास अपनी चार, ये देखो ना, मैं लिंक्डइन पे आप लोगों को क्यों रोटेट करा रहा हूं, मुझे तो कोई फायदा नहीं है। आप देखें आज हमने किया है, आप जो सर्टिफिकेट मिलेंगे लोगों को पता लगे यार 2 दिन वर्कशॉप अटेंड किया, 2 दिन पढ़े हैं, एक बंदे के पास पढ़े हैं जो टैक्स को डील करता है, तो आपके ऊपर एक स्टैंप लग रही है। अब मार्केट में फिर आप जा रहे हैं, फिर भी हमको आपको छोड़ नहीं रहे, हम आपको कह रहे हैं कि जाएं आप, आपको जब अपना अपना शिकार मिल जाए फिर उस शिकार को जबा किस तरह करना है वो भी हम आपको बताएं। और क्या कर सकते हैं, ये कोई इस पे इनको देगा नहीं दे रहा ना कोई, ऐसी बात है ना, आप तो डील कर रहे हैं, मैं यही कर सकता हूं ना। बाकी अब आप लोग नाराज हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। कहती हाँ, कहती हैं हम नाराज हो जाते हैं फिर। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है जरा के अंदर कोई बताएगा। जैसे अभी आपसे मैंने मनवाया है, लीडिंग क्वेश्चन ये होता है कि मैं इनसे एक ऐसा सवाल पूछूं जिसमें मेरा मन का जवाब मिले। लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन इसे कहते हैं। ये कानून शहादत और लॉ ऑफ एविडेंस की सोल रूह है। सेक्शन 131 से लेके 142 तक ये सारी गेम वहां पे है। और कौन से क्वेश्चन पूछने हैं बंदे से, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, ये भी कम लोगों को पता है। ठीक है, रीडिंग क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा सवाल पूछूं अगले बंदे से जो मेरा मन पसंद का जवाब है, जो मैं सुनना चाह रहा हूं, जो मैं जज को लिखवा के इसका कर दूं खत्म। सारा जो सिविल ट्रायल है वो एक चीज पे खड़ा होता है, इसी तरह सारा क्रिमिनल ट्रायल एक चीज पे खड़ा होता है। कौन बताएगा। गुड जी। आपको क्या सवाल, ठीक है, ठीक है, आपको क्या क्या पूछना है, ठीक, गुड हो गया। एनीबडी एल्स। आप लोग कोई पढ़ते शढ़ते नहीं है क्या। सर क्रिमिनल में जो है आपको एविडेंस, आप, मैं अभी आपको एक बात बताऊं, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आप लोगों में से कोई बंदा भी मेरे पास प्रैक्टिस के लिए ना है, पहले बता रहा हूं, बहुत मार पड़ेगी बता रहा हूं, बड़ा खड़ूस किस्म का बंदा हूं मैं, क्योंकि जहां की हालत देख रहा हूं ना मैं, तो मुझे आप लोगों के बहुत ही नॉर्मल हालात लग रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सख्त जरूरत है, इस तरह जो कपड़ा निपूरते नहीं है, जो वो माएँ हमारी और बहनें, वो जब पानी निकल जाता है फिर भी इसको निपूरते हैं, वो वाली जरूरत है। बेटा मेरा सवाल ये है कि जितना सिविल ट्रायल है वो सिर्फ एक नुक्ते पे खड़ा होता है, वो अगर हो गया तो बंदा प्रॉपर्टी बाहर, नहीं होता प्रॉपर्टी अंदर। इसी तरह क्रिमिनल ट्रायल के अंदर एक ही चीज है, जो साबित हो गई तो बंदा बाहर, साबित नहीं हुई तो बंदा अंदर। वो बेशक नोट कर लें। द डॉक्ट्राइन ऑफ बिहाइंड रीजनेबल डाउट, doctrine behind reasonable doubt for criminal trial, and doctrine of the probability of the evidence, probability of the probability or preponderance of the evidence, कि आपका जो एविडेंस है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो रीजनेबल डाउट का मकसद ये है कि आपका एविडेंस तो अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं कि कराची में 2 हफ्ते पहले मैंने 3 रातें सर नसरुल्लाह कुरैशी साहब के साथ जाग के क्रिमिनल अपील पे काम किया। अब मुझे ऐसे लगता है कि ये क्रिमिनल वकील जो आगे पीछे हैं, ये इनका हाल पूरा सारा, क्योंकि हमने किताब से पढ़ा, हमने एक एक डॉक्यूमेंट को उठा के हमने ये देखा कि 342 जो है वो किस तरह पूछा जाएगा, और सवाल जब पूछा जाएगा किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा। मरियम को पश्तो आती है, वो स्टेटमेंट इंग्लिश में है, तो वो इंग्लिश में पूछना है या पश्तो में पूछना है। जब जवाब आएगा कि वो पश्तो में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, सिंधी में लिखना है, और एंड में जो सर्टिफिकेट मैंने देना है वो किस तरह देना है।
फिर मैंने 342 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो 164 की जो स्टेटमेंट है वो क्या 364 के साथ खड़ी है या नहीं? एक है 342, एक है 364, एक है 164, एक है 161, एक है 154। अब आप कहेंगे सर तो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको करना चाहिए। जब आप दिल से करेंगे ना, एक ही केस करेंगे। अब सादिया भी कहेंगे सर ने इसके बारे में तो हमने सुना है ये सिर्फ टैक्स वैक्स करते हैं। हाँ जी जी मैडम, कर रही है ना, उसे कर दिए यार। रूज इज एट अ फायर। अच्छा, मैं ब्रेव हीरोज आर हेयर। तो कहने बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये चीजें आपको वैसे आनी चाहिए। मैं कहता हूं आप वो बंदे बने, इस तरह के वकील बने कि लोग आपसे डरें। बिलीव मी, डरें। मतलब इतना भी मैंने अपने लाइफ में देखा है। जब मैं 23 में जब एलए को मैंने ज्वाइन किया, आप यकीन करें जब तक मैं फर्म में होता था, सवाया अलीम साहब के वो भी वो बात करते हुए डरते थे, जो रेलेवेंट एसोसिएट और हमारे फेलोज थे। क्यों? उनको पता था कि हम जो बात करेंगे ये कहीं ना कहीं से लॉ पॉइंट उठाएंगे। क्योंकि लोग लॉ नहीं पढ़ते, लोग जजमेंट्स नहीं पढ़ते। तो मेहरबानी करके, बहुत बड़ी बढ़िया स्पेस है। और अल्लाह की कसम में उठा कहता हूँ, कराची में इतनी स्पेस है, इतनी स्पेस है, सोच नहीं सकते आप। आपको पता है मुझे कराची में कितना टाइम हुआ है? आपको पता है? अंदाजा लगाए। हाँ, अरे नहीं, मुझे 4 महीने में नहीं हुई कराची में। और मैं उस दिन मेरे चढ़ा ने फोन किया, मैंने कहा आप मेहनत नहीं करते ना। तो वो कहते हैं यार आपने इतनी स्पेस कवर की है। मैंने कहा स्पेस पड़ी है तो मैंने कवर की है ना। तो इस्लामाबाद से मेरे को तीर तो नहीं लगा अपने ऊपर। तो स्पेस पड़ी है तो मैंने कवर की है ना। तो स्पेस बहुत ज्यादा है, मगर आप लोग मेहनत नहीं करते। आप लोग मेहनत नहीं करते। जब देखा जाए सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में इतनी तादाद है लॉयर्स की, हाँ, न्यू कमर्स की, तो फिर हम देखेंगे कि ये घूम रहे हैं, इधर तेरी चाय खाएंगे वो वापस। कहा जाता है कि अब लॉयर बनने पे पेशा चेंज करो। खाली जगह पड़ी है, खाली जगह पड़ी है, यकीन करें। खाली जगह। टाइम कितना हुआ है? कितना हुआ टाइम? 3 हो गए। अच्छा, ब्रेक सिर्फ 20 मिनट की है, फिर मैं सेल टैक्स करा रहा है। ठीक है, ले ले ब्रेक। ओके, आज एक बार लोड हो रहा है आपको। हाँ? काका? आइए। घूमने गए? आप परेशान हो गए? तो आपकी दोस्त डायरेक्ट आप पूछते वो होती रहती है। अच्छा, अच्छा, शुरू करें भाऊ? भले। अच्छा, अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप अभी तक अगर आप कुछ और पढ़ा रहे थे कि कोई नई चीज पढ़ा रहे हैं? मैंने ये पहले बता दिया था कि जो हमारे पास बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है आपकी इनकम को। सिर्फ और सिर्फ डील करता है आपकी इनकम को। आपकी सेल्स को डील करने के लिए अलग डोमेन है। इन पाकिस्तान before 18th amendment we had only one statute and one law that used to deal with the sales. That was the Sale Tax Act 1990, read with rules, Sale Tax Rules 2007. But after the 18th amendment, many ministries were dissolved to the provinces. Now, when department and ministries were dissolved to the provinces, means before the 18th amendment in the Constitution of Pakistan, there were 3 lists. There were 3 lists. One was a federal list, and other was a concurrent list,
and third was a provincial list. Means there were certain ministries where federal was only holding power to legislate. There was a provincial list. The provincial governments only were responsible to regulate, generate, collect, and legislate. But there were also a single list, namely concurrent list. When there were the certain names and ministries given in that list, both federal and provinces working together over there. But after the 18th Amendment, the concurrent list was dissolved, omitted, and ministries, those were in the concurrent list, were dissolved to the provinces. ठीक है, provincial domain में आ गए. तो उसकी वेक में ये हुआ, लाइक आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री, आपकी एजुकेशन, सर्विस सेक्टर, सारा आपका कहाँ आ गया? सूबों के पास, एग्रीकल्चर भी. तो सूबों ने क्या किया, अब इन सारे डिपार्टमेंट के सारे सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, जो भी कह रहे, उसमें टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? क्योंकि सूबे के पास आ गए, तो हर सूबे ने अपना अलग लॉ बना लिया. सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पंजाब, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज सिंध, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज केपीके, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज बलूचिस्तान. सो 4 लॉज ये हो गए. मतलब टैक्स कितना इवोल्व हो रहा है. आपकी सेल्यूलर कंपनीज यहां जो बैठी हैं, जो सर्विसेज दे रही हैं, टेलीनार का हो, जेज का हो, वारिद का हो, उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज करेगा वो भी एसआरबी करेगा, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, क्योंकि सर्विस दे रहे हैं. आपके मैकेनिक जितना भी काम कर रहे हैं, जितने भी टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, बार्बर हैं, जो बंदा भी है, जो भी सर्विस दे रहा है, उसका टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सूबे करेंगे. अब फेडरल रो रहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, काम तो सारा वही कर रहा है. ठीक हो गया. अब उसके रिजल्ट में 4 स्टैट्यूज नए बन गए. हर सूबे ने अपना एक नया लॉ बना लिया, हर सूबे ने अपनी एक नई अथॉरिटी बना ली. ठीक है. आप रेवेन्यू, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, एसआरबी अलग पोर्टल बना हुआ है, पीआरए का अलग पोर्टल बना हुआ है, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का अलग पोर्टल बना हुआ है, केपीके का अलग बना हुआ है. अच्छा, हम उस तरफ जाने से पहले हम पहले देखना चाहते हैं, ये तो 2011 और 12 और 13 के कवानीन की पैदावार हैं, मगर उससे पहले जो 1990 का लॉ था वो सेल टैक्स था. अब मैंने इसको कोशिश की है कि इसको इतना आसान बनाऊं ताकि आपको क्लास के बाद उठ के, जिस तरह आपको कल कॉन्सेप्ट समझ आ गए, ये टैक्स किस तरह होता है, इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होता है, ये समझ आ गई ना कल. तो बाकी ये आपको मैं डिस्क्लेमर देता जाऊं कि यहाँ पे ये सिर्फ चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका माइंड बनाने के लिए. हम जो कोर्स डिजाइन कर रहे हैं वो राफे आपके साथ शेयर करेगी, वो हम 2 महीने का रखें या 3 महीने का रखें. कोशिश हमारी ये है कि 2 महीने का हो, वीकेंड क्लासेस हो ऑनलाइन. ठीक है. तो उससे अगर आप आते हैं तो आपको ये होगा कि इन डेप्थ आपको चीजें मिलेंगी. आपने तो उसमें आने ही आना है. ठीक है. अच्छा, सेल टैक्स का वैसे मतलब क्या है ये जानना बहुत जरूरी है. सेल टैक्स मींस द टैक्स, क्या पहले क्या कहते हैं? टैक्स. अब मैं इस जुमले पे सिर्फ बात करूं ना एडिशनल टैक्स पे, तो सारा दिन मुझे चाहिए. पहले क्या है? द टैक्स. टैक्स नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? द टैक्स. द वर्ड हैज बीन यूज्ड, द टैक्स. फिर एडिशनल टैक्स, default surcharge levied under this act, a fine, penalty, fee imposed or charged under this act, excluding fee and services charge imposed collected under section 74, इसको छोड़ दें. Any other sum payable under provision of this act and rules made under thereunder. ये कानून की लैंग्वेज है, मेरी नहीं है. मेरी इतनी औकात ही नहीं है, मेरे ना आने वाले नस्लों की औकात है, ना किसी की भी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह सकूं. What's written in law, I'm just to interpret that, just to drive application from written language. Even judges are not allowed, not empowered to legislate or bring or make a new law. They are just to
इंटरप्रेट, उसको सिर्फ इंटरप्रिटेशन देनी है, सिर्फ क्या करनी है, इंटरप्रिटेशन देनी है। सेल टैक्स का मतलब क्या है, द टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज लेविड अंडर दिस एक्ट। टैक्स है, सेल टैक्स क्या है, एक टैक्स है, एडिशनल टैक्स है, डिफॉल्ट सरचार्ज जब होता है वो भी लेंगे आप, लेविट भी करेंगे, मगर इस एक्ट के अंदर, जो इस एक्ट के अंदर होगा वही होगा, आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेल टैक्स का मतलब क्या हुआ कि एक टैक्स, कोई एडिशनल टैक्स या कोई सरचार्ज आप जब करेंगे, मगर किस पे करेंगे वो आगे बताएंगे हम आपको। ये है वो, पहले मैंने क्या किया, सेल टैक्स है क्या, फिर क्या, एप्लीकेशन ऑफ सेल टैक्स, एप्लीकेशन ऑफ सेल टैक्स। एप्लीकेशन ऑफ सेल टैक्स का मतलब ऐसे क्या है कि सेल टैक्स लगता कहां पे है, सेल टैक्स लगता कहां पे है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि where it is expedient to consolidate and amend the law relating to levy of a tax on sale। अच्छा ये लोग किधर गए, मरे और वो, ये सामान इधर पड़ा, वो बाहर की रिफ्रेशमेंट के लिए गए क्या, तो वो रिफ्रेशमेंट तो आ रही है, अच्छा चलो आ जाएंगे। सेल, इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ये आता है, ये यहां टैक्स लगेगा। जब आप सेल करेंगे सेल टैक्स लगेगा, जब आप इंपोर्ट करेंगे सेल टैक्स लगेगा, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे सेल टैक्स लगेगा, जब आप प्रोड्यूस करेंगे सेल टैक्स लगेगा, जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे सेल टैक्स लगेगा, जब आप कंज्यूम करेंगे सेल टैक्स लगेगा। तो अब आपको डिफरेंस समझ आया कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। इससे ज्यादा आसान आपको कोई नहीं बता सकता। Now the difference between income tax and sale tax is, income tax is charged on your income, income from your salary, income from your business, income from your property, income from your capital gain, income from other sources, income from any other activity ancillary to or there under, ठीक है। But sale tax is different. Sale tax is charged on sale, on import, on export, on production, manufacture and consumption. Is it clear? There is no head in income in sale tax. Sale tax के अंदर heads नहीं है। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक चीज डेवलप की है। अच्छा पहले जो चीजें पिछली हैं उस पर कोई इशू तो नहीं है, सेल टैक्स समझ आ गई और उसका जो एरिया है जहां जहां लगेगा वो भी समझ आ गई। अब मैंने रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट की है। मैं कहता हूं कि अग्रोवर है, सपोज करे कॉटन की फसल है ना, वो गांव में एक बंदा है जो फसल उगाता है कॉटन की, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ, अग्रोवर ग्रोज कॉटन एंड सेल्स टू मैन्युफैक्चरर। यहां सेल टैक्स आ जाएगा, यहां सेल टैक्स आ जाएगा। ही मैन्युफैक्चर्स और ट्रांसफॉर्म्स कॉटन इनटू क्लॉथ और फैब्रिक। हो रहा है ना, देख रहे हैं आप, फैक्ट्रीज, कंपनीज, टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स, जो कुछ भी कहते हैं, ठीक है, हो रहा है, नजर आ रहा है। कानून याद रख लें, आप कानून कोर्ट में इस तरह पढ़ें, जब कानून कोर्ट में चलने लगे फिर आपको इंसाफ मिलेगा। कानून तो किताब के अंदर है ना, वकील वो बंदा है जो कानून को इस तरह पढ़ता है, इस तरह कानून को पेश करता है, मंजर कशी करता है, डिस्क्रिप्शन करता है, लाइव डिस्क्रिप्शन। सो लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑलवेज इनकैप्सुलेट द पीपल इमोशंस and feelings in such a manner that judge who is listening to you and the person who is sitting in on chair for adjudication of the justice and dispensation of the justice, he tends to be very attentive towards your ideas and views because he has understood you have taken the situation into the liveliness. Understand? So बेटा आप लोग कहाँ गए थे, अब आपको तो मुझे थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा।
ये सेल टैक्स का मतलब समझा हमने, सेल टैक्स होता क्या है। मगर सेल टैक्स लगेगा कहाँ, ये मैं जल्दी जल्दी रिपीट करता हूं, सुन लें। सेल टैक्स कहाँ लगेगा, जब आप सेल करेंगे। क्या करेंगे, जब आप सेल करेंगे, जब आप इंपोर्ट करेंगे, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, जब आप प्रोड्यूस करेंगे, जब आप कुछ चीज बनाएंगे या जो कंज्यूम करेंगे। अभी आप पानी की बोतल लेके आए ना, ये पानी की जो बोतल है इस पे आप सेल टैक्स देके आ गए, सेल टैक्स देके आ गए। अब वहां पहले किसी बंदे ने सेल किया, अब सेल के बाद या इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पहले वो प्रोड्यूस भी हुआ था, प्रोड्यूस से पहले वो उसके बाद वो मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर के बाद यहाँ कंजप्शन होगी। क्लियर है, ये मैंने रिपीट किया आप लोगों के साथ। अच्छा अब आ जाए, पहले ग्रोवर ने क्या किया, काटन को ग्रो किया, फसल तैयार की, फिर उसको लेके आया यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर ने इसको ट्रांसफॉर्म किया कपड़ों में या फैब्रिक में, उसके बाद इसने क्या किया, होलसेलर को दे दिया। किसको दे दिया, होलसेलर को। होलसेलर के बाद क्या हुआ, इसने होलसेलर ने क्या किया, सप्लायर को दिया, सप्लायर ने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको किया, रिटेलर को दिया, रिटेलर से हम कंज्यूमर जो हैं वो जैसे अभी आप बॉटल लेके आए। दिस इज सेल। अब देखे ना, इनकम टैक्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सेल टैक्स एंड सेल टैक्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इनकम टैक्स, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक acumen, how much you are competent, how much you understanding and how much wisdom you hold. अब ये जो लॉ है, this is a totally different from rest of the laws. जो आपका सीपीसी है या आपका जो सीआरपीसी है, उसके बैक पे जो सबस्टेंटिव लॉज पड़े हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है या आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या उधर आप पीपीसी है या नेब के एक्ट है, एंटी करप्शन के हैं, जो भी है उनका एक अपना मैकेनिज्म है, मगर इस लॉ का अपना मैकेनिज्म है। सीआरपीसी सीपीसी का ट्रायल किसी हद तक आपस में मिलता है, कोलैप्स करता है, कोलाइड करता है, मर्ज हो जाता है, बट अच्छा मेरा फोन अब ये लेना, वो डीसी साहब आए ना जरा, वो साजिद होंगे 39 काम में लिखा हुआ, तो मुझे बताना फिर हम चलेंगे वो रिसीव करने। मेरी बात समझ आ रही है आपको। सो सेल टैक्स इज ए डिफरेंट। मैं सेल टैक्स और इनकम टैक्स को डिफरेंस इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया हूं नहीं आपके सामने, तो फिर मैं चलूंगा आगे। हो गए, मैं पूछ रहा हूँ, कह रही है हाँ जी, क्या मैं सेल टैक्स और इनकम टैक्स का डिफरेंस समझाने में कामयाब हो चुका हूं या नहीं। तो हम क्या, अगर आपकी इजाजत हो, हम आपसे पूछ सकते हैं कि सेल टैक्स और इनकम टैक्स का डिफरेंस क्या है। नहीं, कह रही बिल्कुल नहीं पूछ सकते। समझ गए लेकिन फिर नहीं पता। आप बताएं, अगर आप से कोई पूछे कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स का डिफरेंस क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप। और जो उसके कोई सेल टैक्स रहता है उसके ऊपर और सेल्स टैक्स है, जो आप चीजें खरीद रहे हो और जो टैक्स उसका दे रहे हो वो सेल्स टैक्स होता है। फिर से बताएं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स भी आप जो कमा रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो होता है इनकम टैक्स। और सेल्स टैक्स होता है एक पूरी चेन से प्रोसेस होके आ रहा है कि आपने उनको एग्जाम्पल कि वो पानी की बोतल लेकर आए तो वो आपके पास तो टैक्स दे के आ रहा है। हाँ, इसलिए अब आपको समझ आ गई। अब मैं इनके जवाब से आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये डायरेक्ट एफबीआर को देते हैं आप, इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने एफबीआर को नहीं दिया डायरेक्ट, इन्होंने दुकानदार को दिया। किसको, एंड कंज्यूमर को। किसको दिया, एंड कंज्यूमर को दिया। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स ये हुआ कि आपने शॉपकीपर को दिया है, वो जाके खुद जमा कराएगा, मगर इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, वो आपके जेब से जाएगा। तो द ग्रेटर कंसेप्ट ऑफ, वो पहले दिन मैंने बताना चाहता तो बता सकता था, मगर मैंने इसलिए नहीं बताया कि अब जब मैंने क्लियर कर दिया कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड indirect tax. Direct tax is that you directly pay to the FBR. Indirect tax that you don't pay directly to the FBR, but you pay to the agent of the FBR. ये सारे FBR के एजेंट हैं, ये सारे क्या हैं, FBR के एजेंट्स हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब लॉ के अंदर ये चीज दी हुई है, ये मैंने लिखा है,
मगर ये ला के क्या, सप्लाई चेन मीन्स द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है ना, हाँ, बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स फ्रॉम स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज आर इंपोर्ट टू द स्टेज ऑफ फाइनल सप्लाई। इस चीज को इतना आसान करने तक बड़ी मेहनत की जरूरत है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमने वो कितने पापड़ गेले, क्या कहते हैं, पापड़ बेले हम। हाँ, तो इस चीज को, ये सिचुएशन क्रिएट करके ला के साथ रिकंसाइल करना, ये ट्रांजैक्शन के ऊपर है सेल टैक्स। सेल टैक्स किसके ऊपर है? ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। क्यों? मैं जब गांव में काटन खरीदने गया तो मैंने उसको पैसे दिए, फिर जब मैं वो अपनी कंपनी में लेके आया, मैंने उस काटन को, उसकी शक्ल चेंज कर दी, मैं मार्केट में जब देने गया तो फिर उस बंदे को मैंने सेल की और उस बंदे ने मुझसे परचेज की, फिर उस बंदे ने आगे जाके किसी को सप्लाई किया, उसके बाद उस बंदे ने फिर किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट के बाद उसने जाके रिटेलर को दिया, रिटेलर ने जाके एंड कंज्यूमर को दिया। ये पूरी एक चेन है। इस चेन के अंदर एक नया कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स। हाँ, अगर मैं आपको ये चीज समझाने में कामयाब हो जाता हूं तो ये सबसे बड़ी मेरी कामयाबी होगी। मगर उससे पहले मैं ये चीजें आपको बता दूं, जो जो सेल टैक्स है ना सारा, वो इन दो कंसेप्ट्स के ऊपर खड़ा है, इनपुट एंड आउटपुट। मगर उससे पहले हम ये सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है? बेसिकली चीजें सप्लाई हो रही है ना, चीजें क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है। जी पढ़े मैडम, क्या लिखा हुआ है ये? एक मिनट, हाँ, and also includes private business, non-business use of goods produced or manufactured in the course of taxable activity for purposes other than those of making a taxable sum. Auction or disposal of goods to satisfy a debt owed by a person, possession of taxable and immediately before a person ceases to be a registered person. In case of manufacture of goods belonging to another person, the transfer or delivery of such goods or to a person nominated by him, provided that the board with the approval of the federal minister in charge may by notification in publish the result specify such other transaction which shall or shall not constitute something. जी समझ आई सबको? माँ आप पढ़े, हाँ पढ़े, नजर आ रहा है? पढ़े, शाबाश। Private business or not of goods produced or manufactured in the course of taxable activity for purposes other than those of making a taxable supply, auction or disposal of goods satisfy a debt owed by a person, possession of taxable goods and immediately for a person. हो गया? Through the हाँ हाँ, For a person. Yeah, third person. In case of manufacture of goods belonging to another person, the transfer or delivery of such goods to the owner or to a person nominated by him, provided that the board with the approval of the federal minister in charge may by notification if the official gazette specifies such other transactions which shall or shall not constitute supply. गुड, थैंक यू। अब मैंने ये दो बार इसलिए पढ़ाया, दो बार इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन करवाया कि तो आपके कानों में ये बार बार ये आवाज जाए और वो जो पीछे मैं कुछ चीजें डिस्कस कर चुका हूं वो इसमें रिपीट हुई है। आपको एक वर्ड सेल सुनने में आ रहा हुआ, ट्रांसफर भी इसमें रिपीट हुआ है, ट्रांजैक्शन भी हुई है, इसमें मैन्युफैक्चर वर्ड भी हुआ है, ठीक है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि एक और वर्ड था जिसको हमने कहा टैक्सेबल एक्टिविटी। क्या? हाँ हाँ, टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल एक्टिविटी।
वो चीजें जो आपको इसमें नहीं लग रही हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब टैक्सेबल जो एक्टिविटी है वो क्या चीज है, लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम लॉ। ये क्या है? अच्छा मैंने वो कर दिया। पता नहीं क्या खोल रहा है ये। हाँ जी, देखें लॉ के अंदर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। लॉ के अंदर इसकी, लॉ वो है जिसमें सब कुछ डिफाइंड हो। आर्टिकल 77 of the Constitution of Pakistan, Article 77 of the Constitution of Pakistan लिख लें। Tax is charged and levied. Tax is charged or levied by law only. फुल स्टॉप। इस सारे के अंदर कौन सा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है? ठीक ठीक ठीक। इसमें ओनली जो है ना इट्स इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि फकत सिर्फ कानून के तहत होगा, सिर्फ कानून के तहत। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल अपनी जगह पे ठीक, वो प्लस माइनस अक्रूअल रिकॉर्ड करने में इनका अपना रोल है, मगर जो चार्जेबिलिटी है वो लॉ बताएगा कि कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल है। ये अकाउंटिंग नहीं बताएगी। अकाउंटिंग में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कौन सा आइटम टैक्स चार्जेबल है कौन सा नहीं है। ऐसे ही है ना, उसको जो चीज आप डालेंगे उस हिसाब से रिस्पॉन्ड आएगा। सो द टैक्सेबल एक्टिविटी मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी carried on by a person whether or not for profit includes। क्या हुआ कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप कैरी करते हैं, एक बंदा करता है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो या उसमें ये चीज इंक्लूड हो। एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन इन फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रेड मैन्युफैक्चर, यही चीज रिपीट हो रही है। कोई ऐसा काम जो बिजनेस का हो या ट्रेड का हो या मैन्युफैक्चर का हो, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी हो गई ना। ठीक है, फिर कहता है कि एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई की बात हम कर चुके हैं, सेल की बात कर चुके हैं, गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन पे हम चलते हैं। व्हाट इज द गुड्स? एक मिनट, हाँ गुड्स क्या होते हैं? एनी आइडिया अबाउट गुड्स? नहीं, मैंने गुड्स कहीं डिफाइन किया हुआ यार। हाँ हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, हाँ हाँ। अच्छा जी, और all kind of things are अभी तक किया। हाँ, नाउ लुक, क्या है? ये डेफिनेशन है, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ सेल टैक्स गुड्स को डिफाइन कर रहा है। इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी।
एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप अपने तरफ से कोई भी बक बक नहीं कर सकते। व्हाट इज रिटन इन लॉ, फर्स्ट यू मस्ट नो वेयर इट इज, फर्स्ट यू मस्ट नो वेयर इट इज एंड व्हाट एंड, हाँ, अंडर व्हाट सेक्शन इट इज, अंडर व्हाट सेक्शन इट इज। ठीक है, मैं अभी रिसेंटली हमारे साथ एक हुआ उस दिन इशू, मैं बताता हूँ। कोर्ट में हम इधर अरशद साहब, जस्ट अरशद के कोर्ट में पेश हुए। ये बहुत पुरानी फैमिली अपील थी, वो पेंडिंग थी, अचानक लग गई। हम फिर शाम को जब लेट पता चला, हम सुबह गए। अब फैक्ट्स ऑफ द केस हमें याद है, ये हुआ वो हुआ, ये है प्लांट। जज ने कहा कि लॉर्ड्स लॉ, जज ने कहा व्हाट इज द लॉ, फैक्ट्स को छोड़ दें। क्योंकि हाई कोर्ट में तो लॉ चलता है, फैक्ट्स तो नहीं चलते। लॉर्डशिप की मर्जी है, फैक्ट सुन सकते हैं, मगर प्राइमरली तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स है ना। हमने कहा सर वी डू सीक टाइम, ठीक है टाइम देते हैं। अब मुझे बताएं, एक छोटी सी बात है, फैमिली अपील इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर आप जो ग्राउंड उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि देयर इज स्टेपल अगेंस्ट एडमिशन। हाँ चलो, हमें ये तो पता है कि ये कानून शहादत के अंदर ये प्रिंसिपल है, मगर इस हमारे केस के फैक्ट्स पे इसको किस तरह गिराना है, ये बहुत जरूरी। अब मैं क्यों ये बात दर क्यों शेयर की, रिसेंट एग्जाम्पल था, हमें ये पता तो था, ये लॉ का पता होना भी मसले का हल नहीं है। ये अभी प्रॉब्लम तो है, ज्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं है कि कौन सा सेक्शन कहाँ है, और इस सेक्शन को किस सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है, और कौन सा सेक्शन उठाएं इन दोनों सेक्शन को तोड़ दे। उसको पता है फिर भी पता नहीं, फिर भी हाँ, फायदा नहीं। फिर भी फायदा नहीं। अब समझे, जिसको पता भी है उसको भी फायदा, उसको पढ़ने नहीं आ रहा, उसको उसकी एप्लीकेशन ही नहीं आ रही, उसको समझ ही नहीं आ रही। फिर अगर उसको समझ भी आ रही, उसको ये समझ नहीं, अपने फैक्ट्स में उसको कैसे उतारूं। फिर उसको ये समझ नहीं आ रही कि इस सेक्शंस के ऊपर जो जजमेंट्स हैं, वो कितनी जजेस मेरे खिलाफ हैं, कितनी जजेस मेरे फेवर में है। ये इज वेरी 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 टेक्निकल जॉब, मगर इसमें एक चीज रिक्वायर्ड है मेरे हिसाब से, बेसिक थिंग, जो बंदा पढ़ना जानता है, पढ़ना आपको आना चाहिए, ये बेसिक चीज है मेरे ख्याल। बाकी चीजें बाद में। जिस बंदे के अंदर रीडिंग, वर्किंग, सिटिंग, राइटिंग स्टेमिना है, उसमें उसको इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है उस बंदे को रोक सके एक अच्छे वकील बनने से। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। डिमांड्स अब भाई साहब एक बहुत बड़े वकील के साथ है, इनको पता है कि हजारों के तादाद में डेली वकला न्यू इंटर्नी आ रहे हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है, अभी आपको बताऊं, द कल्चर ऑफ मेकिंग लॉयर हैज बीन स्टॉप्ड। कल्चर ऑफ मेकिंग लॉयर हैज बीन स्टॉप्ड। क्यों? सवाल पूछे क्यों? अच्छा, आप जब जाते हैं अपने सीनियर से कैसे मिलते हैं? आप मुझसे मिले खड़े होके, अस्सलाम कैसे हैं बेटा, ठीक है बैठ जाए। हम इस तरह नहीं मिलते। हम आज भी, बेशक कचहरी का बीच हो, रोड पे खड़े हो, हमसे कंट्रोल नहीं होता, हम पांव पड़ जाते। फिर होता क्या है इससे, लोग तो कहते हैं ये पता नहीं क्या है, वो हमें, हमारा एक कनेक्शन है। जो आप आप परसेप्शन बना हुआ है दूसरों के साथ। हाँ, बुलशेर साहब तो उसके पाँव ये क्या हो गया। मैं आपको बताऊं, आज भी दो बंदे का नाम मैं कोट कर सकता हूं जिनके साथ मैंने काम किया है। सैयद मुर्जा अली पीरजादा साहब, आपको मैं बताना नहीं चाहिए, पीरजादा साहब ने आके सुबह मुझे नींद में भी उठाया, मतलब ख्वाब में। इतनी आपकी उस्ताद के साथ रूहानियत होगी तभी काम सीखेंगे। अब दूसरे नहीं बजा रहे, मैं क्या करूं, ये तालीम नहीं होगा।
नहीं 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 नहीं, उसका अल्टरनेट कोई भी नहीं। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात है, इस बात पे ना आपको बताएंगे हम, मैं और आफिया मिलके, ठीक है। ये बड़ा अच्छा शुगन है, नंबर वन। तो दूसरा ये है, अभी जो मुनीर मलिक साहब के पास आप चले जाएं, वो आपको नोट करेगा कि ये बच्चा बैठता किस तरह है, उठता किस तरह है, इसके आने की टाइमिंग कैसी है, यही बता भाई, जाने की टाइम कैसी है, इसके हाथ में कौन सी बुक है, ये कैसे देखता है। वो उस हिसाब से, अगर उसको लगेगा ये 15 बंदे बैठे हैं, वो बच्चे के अंदर अच्छी क्वालिटी, उसको उठा कर इधर रखेगा, है ना, ऐसे ही है ना। बाकी ये है, ये लगे रहेंगे जेलिसीज में, इनसिक्योरिटीज में, ये वो, किसी को नहीं पता कि ये जजमेंट हो रही है, हाँ, किस हो रहा है। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता ये कोई। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, हाई कोर्ट के अंदर जजेस भी इस चीज को देखते हैं, आपको बता दूं, जजेस भी नोट करते हैं कि ये इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में ये क्यों आया हुआ है, इसका तो नाम भी नहीं है, ये बंदा यहाँ क्या करने आया हुआ है। वो देखते हैं कि ये बंदा यहाँ आया, इसका मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट है। फिर वो डीबी वाला बंदा, उसने फिर आपको दूसरी और पिटिशन में देख लिया, फिर जब आप पेश होंगे तो आपकी परसेप्शन डिफरेंट होगी उसके सामने। ये तो आपने खुद करना है ना, ये तो आपकी खुशकिस्मती है, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं जो चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, किसी के पास टाइम भी नहीं है किसी। यहां पे मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है, आई एम वेरी इंटरेस्ट फ्री पर्सन। आज मेरे साथ आप हैं, अच्छी दोस्ती है, कल आप चले जाएंगे, मैं आपको फोन भी नहीं करूंगा, खुद चले गए, मैं नहीं कहूंगा, मेरा इंटरेस्ट ना था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि आई एम वेरी कन्विंस्ड माई डेस्टिनेशन इज माई डेथ। उसे मैं अपना पार्ट प्ले करूंगा, इसको लगेगा कि यार नहीं मैंने गलत की, आ जाएगा, पहले दरवाजे का एक खोला था, दूसरी बार जब आकर दोनों दरवाजे खोल देंगे, मोस्ट वेलकम। ये उसूल है, ये उसूल हमने अपने, अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि लॉयर मेकिंग प्रोसेस हैज बीन स्टॉप्ड, क्योंकि अदब का थोड़ा इश्यू हो गया, लोगों में से अदब निकल गया, हर बंदा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं। बेसिकली जिस दिन आपने ये सोच लिया मैं बहुत बड़ी चीज हूं, आप गए, खत्म, एंड। दूसरा दिन है, कभी भी मेरे मुंह पे आपने देखा है कोई ऐसी मैं शक्ल बनाई हो, या एटीट्यूड दिखाया हो, या आप लोगों से डिस्टेंस रखा हो, नहीं। आप लोग दरवाजे पे आते हैं, मैं आपको बोला आ जाए, बैठे मेरे साथ, बैठे ना। क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोगों को स्पेस दें, लोगों से बात करें, लोगों अंडरस्टैंड करें आप, कुछ अगर आपके पास आप दें। पीर साहब कहते थे कि जब आपके पास क्लाइंट आता है, उसके पास पैसे हो ना हो, आप उसका काम कर दें, क्योंकि आपके तरफ अल्लाह की रहमत है, वो बंदा आपके पास आ गया है, उसको आप सर्व करें, अल्लाह आपको देगा। मेरी क्या औकात है या आपकी क्या औकात है मुझे देने के लिए, तो अल्लाह पाक देने वाला है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अभी पिछले 10 सालों से प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ गुड लॉयर हैज बीन स्टॉप्ड। सीनियर नहीं सिखा रहे, ये मार्केट में शिकायत है, मगर कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि सीनियर क्यों नहीं सिखा रहा। ये तो सब सवाल करते हैं ना, सीनियर नहीं सिखा रहा, मगर इसने कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि सीनियर क्यों नहीं सिखा रहा। वो एक लड़का है, वो इस्लामाबाद से आया हुआ है, तो छुट्टियां थी तो वो मेरे पास है, तो वो पहले दिन ना उसने बड़े सवाल पूछे, फिर मैं तंग आ गया, मैंने कहा यार देखो आज के बाद ये सवाल नहीं पूछना, सारे वकील अच्छे हैं। वो मुझसे पूछ रहा कि जैसे आपने पूछा कि फर्म कौन सी अच्छी है। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि गीबत की एक लिमिट होती है ना। अब अब वो जो जो गुजर बंदा उस नाम का वकील कैसा, वो कैसा, मैंने इसे रोका, मैंने कहा यार देखो तुम नौजवान बंदे हो, मेरे दोस्त भी हो, भाई भी हो, ये सवाल ना पूछो, सारे वकील अच्छे हैं, आपका जवाब मिल गया बस, अब ये सवाल ना पूछो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि बंदा फेडअप हो जाता है। तो कहने का मकसद है कि आप डायग्नोज करना शुरू करें कि ये प्रॉब्लम क्यों है, सीनियर क्यों नहीं सिखा रहा? क्यों नहीं सिखा रहा है। वो प्रॉब्लम हम में है, प्रॉब्लम हम में है। सीनियर आपके जो चेयर पे बैठे हैं ना, उस जेस्चर को भी नोट कर रहा होता है। सीनियर के सामने आप बैठे इस तरह करके, सीनियर के सामने टांग के ऊपर टांग रख के बैठा है बंदा। हमारे ग्रुप है, उसमें जो हम साथ मिलके काम कर रहे हैं, उसमें एक मैं नाम ले लूंगा, एक लड़की आई है नहीं, अब वो
हमारा जो हमें जो लीड करता है वो फार्मर जज है। अब उसके सामने बच्ची ने वो पाइप निकाला, अब क्या करे वो बंदा, क्या करे, हम क्या करें? वो जो पाइप होता है पता नहीं क्या है, अब मुझे तो नहीं पता ना ये चाहे वो कष्ट का है। नहीं, उसने मुझे कहा कि भाई ये तो मसला है। मेरे का सर अब क्या कर सकते हैं? फिर हमने ये किया है कि यार उसकी पर्सनल लाइफ है, जो भी है करे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मगर कौन है? हाजी साहब है।